नमस्कार साथियों, केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे कि हमने कुछ वर्णमाला के प्रश्नों को लिया था। आज मैं फिर से इस नए वीडियो में वर्णमाला के कुछ और प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो जिन साथियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बिल्कुल नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ना देर करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वे कहलाती हैं। तो जो ध्वनियाँ ना ही स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन होती हैं, वो कौन-सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? अयोगवाह्य कहलाती हैं या अन्य स्वर होते हैं वो या द्विगुण होते हैं या अनुनासिक होते हैं। तो ऐसी ध्वनियों को हम अयोगवाह्य कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम अयोगवाह्य कहते हैं, जो ना कि स्वर होती हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी-सी अयोगवाह्य की। क्या है अयोगवाह्य? अयोगवाह्य सब लोग अपने-अपने नोटबुक में नोट करेंगे ताकि आगे आपको कोई समस्या ना हो। अयोगवाह्य अयोगवाह्य जो शब्द दिया है, शब्द की चर्चा कर लेते हैं पहले। अयोगवाह्य शब्द दिया है किशोरदास वाजपेयी ने। किशोरदास वाजपेयी ने किशोरदास वाजपेयी ने बताया है कि जो अयोगवाह्य हैं, जो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, ये संख्या में 2 होते हैं अयोगवाह्य। पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार आप अंग कहते हैं और आहा, 2 प्रकार के अयोगवाह्य वर्ण होते हैं, अंग और आहा। तो हमारा जो प्रश्न था, जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वो ध्वनियाँ अयोगवाह्य कहलाती हैं। बात कर लेते हैं द्विगुण की। द्विगुण व्यंजन कल हमने वीडियो में बताया था, ऋ और ढ़ जो होते हैं, वो द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें उपसृप्त, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, अतिरिक्त व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है, इनमें से समृत स्वर कौन सा है? बात कर लेते हैं समृत स्वर की। समृत स्वर के बारे में अगर बात करेंगे, समृत स्वर होता क्या है? तो समृत स्वर बहुत अच्छे से समझेंगे। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन 4 प्रकार से है। नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्धविव्रत स्वर, नंबर 3 समृत स्वर और नंबर 4 अर्धसमृत स्वर। आकृति के आधार पर विव्रत स्वर, जिसको हम बड़ा आ कहते हैं। अर्धविव्रत स्वर छोटा आ, ऐ और औ। ये छोटा आ, ऐ और औ होता है अर्धविव्रत स्वर। समृत स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। अर्धसमृत स्वर जो होता है वो ए और ओ होता है और एक आगत स्वर भी होता है, इसे आगत स्वर कहते हैं, ये भी होता है। मुख आकृति, मुख खुलने और बंद होने के आधार पर, जैसे मुख कितना खुलता है आपका, तो उसके आधार पर ये 4 भागों में स्वरों को बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृत स्वर। समृत स्वर बड़ी ई। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन है? चलते हैं। तो इसका सही आंसर है हा। हा जो है वो कंठ है, महाप्राण है, घोष है। का उच्चारण कंठ है, लेकिन ये वर्ग का पहला होता है, तो ये अल्प प्राण है। समझाएंगे इसके बारे में अभी। खा, इसका उच्चारण भी कंठ से होता है, लेकिन ये महाप्राण है, लेकिन ये खा महाप्राण होने के साथ साथ अघोष वर्ण है।
ये भी अघोष वर्ण है। अहा कंठ है और है विसर्ग है ये, और हा आपका कंठ होता है, महाप्राण होता है और सघोष होता है। यही आपसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या है इसका मेथड। प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन जो होते हैं, बड़े अच्छे से समझेंगे सभी लोग। व्यंजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा होता है और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ये तो वर्ग की बात हो गई, 5 वर्ग होते हैं उनमें। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा ये अल्प प्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें, सा, सा, सा और हा ये महाप्राण होते हैं। ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सघोष, नंबर 2 अघोष। सघोष वर्ण अगर वर्ग की बात करें, वर्ग में तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। और अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण वर्ग में अघोष होता है। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा जिसको घोष कहते हैं, और अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा होता है वर्ग में। और अंतस्थ व्यंजन में बात करें, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इसमें बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो सारे व्यंजन सघोष होते हैं। ये जो लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन, ये अल्पप्राण होने के साथ साथ प्रयत्न के आधार पर सघोष भी होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसमें सा, सा, सा ये 3 वर्ण हैं आपके अघोष। बड़े ध्यान देने वाली बात है ये। और हा जो है ये सघोष वर्ण है। ये सघोष वर्ण है हा। ये हा जो है ये सघोष वर्ण है। तो सीधी बात निकल कर आ गई कि हा का उच्चारण कंठ होता है, हा आपका महाप्राण होता है और हा आपका सघोष या घोष होता है। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। यही इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था, कंठ, महाप्राण और घोष कौन सा है। कंठ तो ये भी है, कंठ तो ये भी है, कंठ तो ये भी है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है। ये का खा महाप्राण है तो ये अघोष है, घोष नहीं है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे तभी इसका सही आंसर निकल कर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विकल्प मूर्धा है। मूर्धा की अगर बात की जाए, मूर्धा के बारे में पूछा गया है। मूर्धा क्या है, कौन सा विकल्प मूर्धा, इसका मतलब है किस विकल्प का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। तो मूर्धा टा, टा का उच्चारण मूर्धा से होता है, डा का उच्चारण भी मूर्धा से होता है, ढ़ा का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। इसे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, पीछे हम बता चुके हैं, इसे हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तालु, महाप्राण, सघोष वर्ण कौन सा है जो तालु भी है, महाप्राण भी है और सघोष भी है। अब तालु कल मैंने आपको बताया था, छोटी ई, चा वर्ग पूरा, या और शा, ये वर्ण जो है ये तालु से इनका उच्चारण होता है। अब आपको ये समझना है कि तालु तो ठीक है, ये होते हैं इतने, चा, चा वर्ग में चा भी आता है, छा भी आता है और ये सा भी दिया गया है। महाप्राण कौन सा है, अभी हमने बताया है पिछले वीडियो में, सा, सा, सा महाप्राण व्यंजन होते हैं। लेकिन अब ये सा महाप्राण है, ये सा महाप्राण है, ये सा महाप्राण है, ये सा भी महाप्राण है।
इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है। सघोष देखना है बस अपन को। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण की बात की जाए तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा ये तो पहला है, ये नहीं है। चा छा ये दूसरा है, ये भी नहीं है। सा सा आपका महाप्राण है, ये वाला तालु है, पर ये सघोष नहीं है, अघोष है, अभी बता चुके, तो ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्पप्राण वर्णों की संख्या, अभी हमने आपको बताया अल्पप्राण वर्णों की संख्या। यहाँ पर्टिकुलर व्यंजन की बात नहीं की जा रही है, स्वर और व्यंजन दोनों की बात की जा रही है। तो जितने भी स्वर होते हैं, ये जो 11 स्वर होते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। इस बात को याद रखना है, अल्पप्राण होते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग में 15 वर्ण ये हो गए। या रा ला वा, या रा ला वा, 4 वर्ण ये हो गए। और एक वर्ण होता है ऋढ़ा, मूर्धा, अतिरिक्त व्यंजन। एक वर्ण जो होता है अतिरिक्त, ये अल्पप्राण होता है। एक वर्ण ये हो गया और 11 स्वर हो गए, तो 31 वर्ण होते हैं कुल अल्पप्राण। 31 वर्ण जो होते हैं वो कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विव्रत स्वर कौन सा होता है? विव्रत स्वर की बात कीजिए, विव्रत स्वर क्या होता है? पीछे हम बता चुके हैं कि बड़ा आ विव्रत स्वर होता है। जिसने भी बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे सकता है कि जो बड़ा आ है वो विव्रत स्वर होता है। आ अर्ध विव्रत होता है, ई समृत होता है, ए अर्ध समृत होता है। ये अर्ध विव्रत होता है, समृत होता है, विव्रत, और ये जो विकल्प है ये अर्ध समृत होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझना है जिह्वा के आधार पर स्वर है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तीनों होते हैं। अग्रभाग से जीभ के अग्रभाग से अगर जब आपके उच्चारण बोले जाएं तो वो अग्रभाग का होगा। जब जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारण बोला जाए तो मध्य भाग होगा। पश्च भाग से अगर उच्चारण दिया जाए तो वो पश्च स्वर होगा। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, छोटा आ मध्य में होता है, फिर इसके बाद बड़ा आ, फिर दो वर्ण लेते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री को नहीं लेते, री शुद्ध स्वर नहीं होता है। ए आई, इसके बाद ओ और औ। ये आपके जो वर्ण दिखे हैं, अग्रभाग से ये वर्ण है, मध्य भाग में आ होता है और पश्च भाग में ये वाले वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोगवाह्य वर्ण के लिए कौन सा विकल्प सही है? अभी मैंने बताया था अयोगवाह्य किशोरदास वाजपेयी ने दिया है, किशोरदास वाजपेयी जी ने दिया है। तो अंग भी होता है और हा भी होता है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मानक संख्या कितनी है? बड़े ध्यान से समझना है, मानक संख्या कितनी है। ये पहले कुल वर्ण 52 थे, तो ये भी नहीं है क्योंकि मानक कुल की बात नहीं कर रहा है, मानक की बात कर रहा है। अब वर्तमान में कुल वर्ण कितने हैं? तो 53 है, ये विकल्प ऐसे ही है। अब बात करते हैं वर्णमाला की वर्णों की। तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। तो 33 और 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। तो मानक वर्णों की संख्या जो है वो 44 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन, अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ, इनकी संख्या 4 होती है। और ऊष्म, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो 25, 4 29 और 4 33। राइट आंसर हो जाएगा, मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकंपित और वत्सर्य ध्वनि होती है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो प्रकंपित होती है और
वत्सर्य होती है। या ऐसे तो हमने कल की वीडियो में बताया था, ये अर्ध स्वर होता है, इसके साथ एक और होता है या और वा, ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं, ये भी लिखा है। ये एक नूतन व्यंजन है, इसको नया व्यंजन कह सकते हैं, अभी जोड़ा गया है ये। तो रा, रा आपका प्रकंपित है, लुंठित है और वत्सर्य है। रा की अगर बात की जाए तो रा प्रकंपित है, लुंठित है और वत्सर्य है। ये रा की कैटेगरी होती है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं या नए हैं तो वो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हमारा भी सपोर्ट हो सके और ऐसे ही नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। एसएससी जीडी के बच्चे, यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, हरियाणा टेट या अन्य कहीं पुलिस, एसआई की परीक्षा होती है, वहाँ पर जो भी प्रश्न लिए जाते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को कराऊँगा जो ज़्यादातर पेपर में आने के उनके चांस होते हैं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।